नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इकाई है तृतीय। इकाई तृतीय के अंतर्गत जो हिंदी भाषा शिक्षक, हिंदी भाषा शिक्षक में एक निहायती किस प्रकार के गुणों का होना आवश्यक है, उन सभी गुणों की आवश्यकता को हम ध्यान में रखते हुए हम इस इकाई का अध्ययन एक कर रहे हैं। तो हर बिंदुओं को उस पर चर्चा विचार विमर्श करते हुए हम उन सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे जो हिंदी भाषा शिक्षक में होने चाहिए। तो साथियों, आज का जो हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण इस बात को लेकर है कि वो प्रकरण है हमारा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर। साथियों, आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं या फिर वो लोग तो परिचित है ही जो पहले से ही किसी राजकीय सेवा में जो सेवारत हैं। जब भी जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनमें जो सेवाएं देने वाले जो शिक्षक हैं वो सभी उस कार्यक्रम से पूरी तरह से परिचित है एवं उसकी महत्ता को वो समझते हैं। तो साथियों, मेरा जो मंतव्य है वो इस प्रकार से है कि आप लोगों को सभी को कि सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए और उसकी आवश्यकता क्या है। जब शिक्षक ये कह सकते हैं कि हमने जो बीएड कर रखा है या शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है हमने उसमें प्रशिक्षण लिया है, तो हमें फिर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें हमें क्यों भेजा जाए या उसमें। तो साथियों, इसका सीधा सा एक प्रति उत्तर निकल कर सामने आता है कि वो इस प्रकार से है कि शिक्षक ने इसके क्या बोलते हैं कि आपने उन कौशलों को अर्जित कर लिया है, उन कौशलों को आपने शिक्षक बनने के दौरान उन सभी को एक कक्षीय वातावरण में आपने उन सभी जो कौशलों को उपयोग में लिया है। लेकिन उनके साथ में आप शिक्षा में हो रहे नवाचारों को लेकर कि शिक्षा में हर बार किस प्रकार के बदलाव होते हैं और उन बदलावों में नवीन बातें किस प्रकार से निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि हर वक्त शिक्षा प्रणाली एक जैसी नहीं होती है। जैसा कि साथियों, हम यदि प्राचीन काल में दृष्टिगत करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले की जो शिक्षण व्यवस्था थी वो आश्रम व्यवस्था थी। बालक गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र बनने लगे, जैसे ही मौर्य काल आता है भारत में, और मौर्य काल के बाद शिक्षा के केंद्र नालंदा तक्षशिला ऐसे बनने लगे। और उसके बाद में नालंदा तक्षशिला का जब बाहरी आक्रमणकारी होता है या पश्चिमी या अरबी आक्रमण जो होता है, अरब देशों के आक्रमण करते हैं और उन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों को तहस नहस करते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसके बाद जब फिर आता है मुगल काल, और मुगल काल में जो मदरसे स्थापित किए जाते हैं जिनमें शिक्षाएं दी जाती हैं, और जिससे मुगल काल धीरे धीरे समाप्त होता है। उसके बाद आता है ब्रिटिश काल, और ब्रिटिश काल में शिक्षा के केंद्र मिशनरी स्कूल स्थापित किए जाते हैं। जो वर्तमान की जो मैकाले शिक्षा पद्धति है उसको लागू किया जाता है। संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की जाती है, कई स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, और धीरे धीरे मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगता है। वो मैकाले शिक्षा पद्धति के बाद में जब महसूस किया गया कि शिक्षा में किस प्रकार के बदलाव की हमें आवश्यकता है, उसके बाद धीरे धीरे ये पद्धति चली आ रही है। और सरकारी विद्यालयों का जब संचालन और बजट जब दिया जाता है और धीरे धीरे तो आवश्यकता महसूस की गई। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के नए बदलाव किए जाने चाहिए, किस विद्यालयों में जैसे कई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवाकालीन हुए हैं, जैसे कि शुरुआत में जैसे मतलब ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन, लोक जुम्बिश, उसके बाद जो थोड़े काफ़ी समय बाद आगे निकलते हैं तो हमारे सामने आता है एक सर्व शिक्षा अभियान के रूप में। उससे पहले साक्षरता के रूप में अभियान चलता था, शिक्षा के अभियान चले हैं। उनमें से सर्व शिक्षा अभियान जो है ऐसे से जो 6ठी से लेकर
छठी से लेकर 8वीं तक में मतलब पूर्ण शिक्षा को लागू करने की दृष्टि पर बल देता है और उसने शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। तो इन प्रकरणों का महत्व क्या है और किस प्रकार से है, उसको हम थोड़ा सा कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो ये कार्यक्रम सेवारत शिक्षकों हेतु आयोजित किया जाता है। ये वो शिक्षक हैं जो पहले से ही राजकीय सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद कार्यक्रम व्यवस्थित सतर्क ध्यानस्थ। साथियों, सतर्क ध्यानस्थ से मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है कि जब भी सेवाकालीन प्रशिक्षण, ज्यादातर ये प्रशिक्षण विद्यालय की जो संचालन व्यवस्था है उसको किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाते हुए या उसको मतलब बाधित ना करते हुए छुट्टियों को, या तो मान लीजिए कि जो शीतकालीन अवकाश हैं या ग्रीष्मकालीन अवकाश है, उनके दौरान उन्हें मतलब आयोजित किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों की जो शिक्षण व्यवस्था है वो किसी भी प्रकार से बाधित न होने पाए। तो कार्यक्रम व्यवस्थित सतर्क ध्यानस्थ का मतलब जिस कार्यक्रम में जिन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है या किस प्रकार के विधाओं की बदलाव की आवश्यकता है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान लगाकर सीखना होता है शिक्षकों को। वहां पर विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनके द्वारा प्रशिक्षण मतलब कई तरह की कार्यशालाओं की तरह होता है, विचार गोष्ठियों की तरह होता है। उसमें कई तरह के विचार एवं नवाचार निकलकर सामने आते हैं और उसके प्रभाव क्या होंगे और इसमें समस्या क्यों आ रही है और समस्याएं आ रही है तो उसका समाधान क्या है, और समाधान यदि आप इसमें नवाचारों को उपयोग करते हो तो आपके साथ में उन वही समस्याएं आपसे दूर हो जाएगी। तो शिक्षण व्यवस्था आपकी किस प्रकार से प्रभावी बने, ये सबसे मुख्य लक्ष्य रहता है। तो इसके लिए कार्यक्रम व्यवस्थित सतर्क ध्यानस्थ आवश्यकता परक कार्यक्रम यह है, इसमें सबसे पहले आवश्यकता समझी जाती है विद्यार्थी की, बालक की। इसलिए बालक को केंद्र पर रखकर उसकी आवश्यकता की, बालक को किस चीज की आवश्यकता है, बालक को वहां पर शिक्षा के इस मुख्य धारा में बालक क्या चाहता है और बालक की आवश्यकता क्या है, क्यों वो विद्यालय से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उन बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो आवश्यकता पर और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो ये कार्यक्रम व्यवस्थित होता है, सतर्क ध्यान होता है। इस कार्यक्रम को बिल्कुल व्यवस्थित हर विषय के जो शिक्षक हैं उनको बुलाया जाता है और विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता है। और उस कार्यक्रम का आयोजन वैसे तो जिला स्तर और तहसील स्तर पर दोनों जगह आयोजित किया जाता है। तो अब तो तहसील स्तर पे भी आयोजित किए जाते हैं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, और पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम होते थे। और हो सकता है किसी कार्यक्रम के लिए दूर दराज या बाहर के जिलों में भी जाना पड़ सकता है। तो ये कार्यक्रम व्यवस्थित सतर्क ध्यानस्थ, उसमें ध्यान रखकर अपने तर्कों के माध्यम से वहां पर आप सीख सकते हैं। आवश्यकता यह है कि बालक की आवश्यकता क्या है। जैसे मतलब समय बीतता गया कि सबसे पहले एक आश्चर्यजनक हमें जो एक कह सकते कमी देखने को मिली, वो थी बालिकाओं की शिक्षा को लेकर। ये बात तकरीबन 99 और 2000 के बीच की तो है, 90 और 2000 के बीच की तो बात है कि उस वक्त बालिकाओं की मतलब एक शिक्षण व्यवस्था में बहुत ही कम हमें देखें कि 1991 का जो हम जनगणना के जो आंकड़ों को देखते हैं तो बालिका शिक्षा में काफ़ी कुछ वहाँ पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है कि बालिकाएं शिक्षा से कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही हैं। तो उसके मुख्य कार्यक्रम क्या है, यदि बालिका विद्यालय से जुड़ रही है तो उनका ड्रॉप आउट होने का कारण क्या है। कुछ बालक विद्यालय में एडमिशन तो लेते हैं लेकिन पुलिस वर्ष पर्यंत वो नहीं आते हैं, सत्र पर्यंत नहीं आते हैं और बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। तो ऐसे बालकों को क्या फिर से मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वो बालक जब उसका अभ्यास नहीं होगा शिक्षा पर तो वो आगे कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है पढ़ने में कभी न तो रुचि लेगा और न ही उसे समझ पाएगा। तो उनके लिए ब्रिज कोर्स के माध्यम से शिक्षा को किस प्रकार से पूरा कराया जाए, तो इन सभी मतलब बातों को लेकर बालक की आवश्यकताओं को समझा जाता है। तो उन आवश्यकताओं के माध्यम से बालक के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जाता है। तो ये आवश्यकता पर कार्यक्रम भी है। उसके बाद और
विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। विज्ञान सम्मत प्रक्रिया इस प्रकार से है कि बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, जैसे कि कोई बालक कमजोर है तो उसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर व्यवस्था करना, उसके लिए एक कह सकते हैं कि ब्रिज कोर्स, एक पाठ्य सहगामी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, या कुछ कह सकते हैं कि सरल से सरल पाठ्यक्रम की पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बनाई जाती हैं कि उनको पढ़कर वो उन बालकों के मुख्य धारा में जोड़ने के स्तर का उसे बनाया जाता है कि ये बालक अब अपनी कक्षा के स्तर का बन चुका है, तो उसको उस 2-3 महीनों के दौरान उस बालक को एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। और किस तरह से शिक्षा में नवाचारों को ध्यान में रखते हुए, सहायक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए उस बालक को सीखने सिखाने के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं। और इसलिए विज्ञान सम्मत प्रक्रिया भी है, अलग होती है। अब है ये प्रणाली शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलताओं में वृद्धि करता है। ये जो कार्यक्रम है, सेवाकालीन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये शिक्षकों की अपने व्यवसाय से जुड़े हुए, जो जिस प्रकार से इनके शिक्षकों का जो अपना व्यवसाय है शिक्षक, तो उसमें उनकी कुशलताएं किस प्रकार से होनी चाहिए, उनकी अपनी कुशलताओं को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर उन्हें उनमें दक्ष बनाने के लिए, उसमें उनको सक्षम बनाने के लिए उन नवाचारों के माध्यम से, उन शिक्षण विधियों के माध्यम से, न कि वो पुराने टकरे में चलते हुए चले, बल्कि उसमें शिक्षा में नवाचारों की समय समय पर बदलाव की आवश्यकता है, किस प्रकार से उन्हें परिवर्तन करना चाहिए, और बालक को सीखने सिखाने के में ऐसे कौन कौन से जो नए आयामों को हम उपयोग में ले, ताकि बालक अधिक से अधिक पाठ्य वस्तु को अधिगम कर सके। सेवाकालीन प्रशिक्षण विधा तकनीक परिवर्तन आवश्यकता व गुण ग्रहीता पर बल देता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है विधा तकनीक। अब विधा तकनीक परिवर्तन क्या है कि आप किन विधाओं को, बालक को जो मतलब सीखने सिखाने की ऐसी कौन कौन सी विधाएं हैं उसमें आप परिवर्तन ला सकते हो। तो उसमें तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता कहाँ पर है? बालक के सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि बालक के विद्यालय में ठहराव का कारण, बालक विद्यालय में ठहराव क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके विशेष कारण क्या है, कहीं इसकी परेशानी किस प्रकार से है, या कहीं बालक विशेष आवश्यकता वाला बालक तो है नहीं, उसकी पहचान की जाती है, उसको चिन्हित किया जाता है। जैसे कि आपने राज्य सरकार का CTS सर्वे देखा होगा, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे कहते थे उसको, जो 2010 और 12 में चला था। तो उस कार्यक्रम के दौरान उसमें किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है, यदि शिक्षकों के जो पढ़ाने का जो विधा है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, या बालक से जुड़ी हुई समस्या है, तो उसको पहचान कर उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और गुण ग्रहीता पर बल देता है, मतलब गुण ग्रहीता शिक्षकों के अंतर्गत जो अपना जो व्यवसाय है उसमें अधिक से अधिक ऐसे गुणों का समावेश करें जो बालक को बिल्कुल एक शिक्षक, पूरी जो शिक्षा का जो वातावरण है वो केवल शिक्षक केंद्रित न होकर बालकों के बीच होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। और इसी बात को लेकर डॉक्टर यशपाल समिति है, या फिर हमारी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकारें भी इस पर बल देती है। तो साथियों, ये शिक्षकों की गुण ग्राह्यता का भी एक परिचायक कार्यक्रम है। तो साथियों, आज हमने सीमित शब्दों में हमने इसकी समझने का प्रयास किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।